बच जाती है, दैट इज योर कोलिजन, राइट। तो हम यहाँ पे जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स एंड मोमेंटम, राइट। इसको जरा से मैं अगर रिकैप करूं, तो रिकैप आपका एकदम सिंपल सा है कि जैसे मैं इसको रिकैप करूंगा ना, तो रिकैप में जस्ट आपका ये हो जाएगा कि जब भी हम लिखते हैं इम्पल्स, यहाँ पे एक क्वांटिटी होती है, इसलिए आपकी भी कॉल्ड एज इम्पल्स। इम्पल्स आई इक्वल टू जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है, और ये इम्पल्स चेंज करता है मोमेंटम को। हाँ, ये मैंने एक चीज बताई थी आपको, इम्पल्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है, एंड दिस इज इक्वल टू द डेल्टा पी, और दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज ए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। ये जो थ्योरम होता है इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना। कि इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है, एंड दिस इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, है ना। पहली चीज तो आपने डिस्कस की थी। दूसरी चीज आपने ये डिस्कस कर ली थी कि जो फोर्स की वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू द डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना। और आपने बोला था अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स का सम अगर जीरो है, तो उस केस में डी बाई डी टी जीरो होगा, और डी बाई डी टी जीरो होने का मतलब जो पी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। पी कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा पी इनिशियल की वैल्यू पी फाइनल हो जाएगी, है ना। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, कि दिस इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। पी इनिशियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पी फाइनल के, है ना। तो ये दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे हमने, है ना। तो इसी के ऊपर आपको करना है सब चीजें, है ना। इसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे पहले आप जो इक्वेशन लिखोगे ना, सबसे पहले जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में ही आ जाएगा, या आप इसको जानती हो, इसी को अप्लाई करना है आपको अलॉन्ग विथ वर्क एनर्जी थ्योरम। तीसरी जो चीज होती है वी कॉल एज ए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, कि भाई सारे वर्क का जो सम होगा सिग्मा डब्ल्यू, दिस विल बी इक्वल टू द डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो एक इक्वेशन मोमेंटम से आ जाएगी, एक आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम से आ जाएगी। अगर इन दोनों सॉल्व नहीं हो रहा है फिर हम ये लगा लेंगे कि इम्पल्स जो होता है वो किस चीज को चेंज करता है, बेसिकली आपके मोमेंटम। तो इसी तीन लाइन पे ही आज का लेक्चर बेसिकली आपका बेस्ड है ना। इसी चीज को आपको आज स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ज्यादा कोई थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं हम, न्यूमेरिकल्स के थ्रू इस चीजों को हम सीखेंगे, है ना। स्पेशली जो जी मेंस एंड जी एडवांस्ड होता है उसमें थ्योरी ज्यादा थोड़ी होती है, न्यूमेरिकली थ्योरी होती है उसकी। कई बार बच्चे सोचते हैं अरे अब तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो क्वेश्चन ही तो करना होता है एग्जाम में, है ना। कि एग्जाम में मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स ही अटेम्प्ट करने होते हैं, और बहुत सारी चीजें हम ऐसे थ्योरी में तो हम ये सीख सकते हैं कि ये थ्योरम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये होता है, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जब इसको कैसे हम डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करते हैं वो आप न्यूमेरिकल के थ्रू ही सीखते हो, है ना। तो मेरे पास एक से एक आज न्यूमेरिकल्स हैं, आज देखते हैं कि कौन कैसे कैसे कर पाता है। नहीं भी कर पाया तो कोई बात नहीं, हमें सोचते हैं कि आंसर देना इंपॉर्टेंट है, आंसर देना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपको एटलीस्ट बाद में समझ में आना चाहिए, कि मेरे बताने के बाद वो आपको आ जाना चाहिए, मतलब मेरा पर्पज सॉल्व हो जाता है कि वो चीज़ आप सीख गए। बाद में फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में होंगे, एससी वर्मा में होंगे, दूसरी बुक्स में होंगे, उससे आप अटेम्प्ट करते रहना। लेकिन फिलहाल ये फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, राइट। तो वन बाय वन आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, उसको आप अटेम्प्ट करो, देन आई विल एक्सप्लेन इट, है ना, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, है ना। तो देखते हैं कैसे कैसे कर पाते हैं हम इसमें, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। ये नहीं, ये तो डायमेंशन का है। हाँ इधर है क्वेश्चन सारे।
हाँ हाँ, यहां से हम आते हैं। जैसे मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दिस इज योर मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। इस सिचुएशन में एक मास रेस्ट पे है, उससे स्मॉल एम आके स्ट्राइक करता है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग कौन से ऑप्शन सही होंगे। विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक एक करके चेक करते चलो कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना ये चैप्टर, फिर आगे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आज कोलिजन स्टार्ट नहीं किया है। लेट मी स्ट्रॉन्ग मेक स्ट्रॉन्ग दिस टॉपिक। सेंटर ऑफ मास एंड ये जो पूरा चीज है। वेरी गुड शैलेश सिंह, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। मैं सबसे जो टफ चीज होती है ना मल्टीपल करेक्ट को आंसर करना, है ना। जो जी एडवांस में सबसे टफ चीज होती है
मल्टीपल करेक्ट को आंसर करना, वो बड़ा क्रिटिकल होता है। पर सिंगल करेक्ट तो एक ऑप्शन में हो जाता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो भी वैल्यूज आ गई, हो गया। तो इसमें ना बड़ा सबको चेक करना पड़ता है। चलो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। देखो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन में चेक करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी से आप पूरी थ्योरी रिवाइज भी हो जाएगी और सब आप समझ भी जाओगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एम वी बाई सिग्मा एम, ये तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो जब सेंटर ऑफ मास की हम वेलोसिटी निकालेंगे तो एम मास तो वी नॉट से मूव कर रहा है, तो आप लिख दोगे एम वी नॉट। दूसरा मास तो रेस्ट पे है, तो कैपिटल एम इंटू जीरो डिवाइड बाई टोटल मास, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, ये आपका हो जाएगा इसलिए आपका एम वी नॉट बाई एम प्लस एम। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो आपकी ये रहेगी, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, तो ये ऑप्शन तो सही आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब सेकंड में बोल रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होगा, ये भी हम जानते हैं। ये पूछ रहा है के डैश क्या होगा, तो के डैश की वैल्यू हम जानते हैं हाफ ऑफ रिड्यूस मास इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, ये तो होता है के डैश। और रिड्यूस मास क्या होता है? दोनों मास के प्रोडक्ट को हम सम से डिवाइड कर देते हैं, एम प्लस कैपिटल एम, सॉरी दोनों मास के प्रोडक्ट को हम सम से डिवाइड कर देंगे, ये आपका रिड्यूस मास हो जाएगा। इनटू वी रिलेटिव, एक वी नॉट से और रेस्ट पे है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो भी आपकी जो होगी वो वी नॉट हो जाएगी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जब आप ये पुट करोगे तो बी पार्ट में जो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो आपका हो जाएगा हाफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी रिलेटिव का मतलब वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मतलब जो ये आंसर है इसमें ये जानबूझ के इसने 1/4 किया है, ये 1/2 होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब मैक्सिमम कंप्रेशन जब तब होता है जब ये के डैश जो है ना पूरा का पूरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। भाई मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा ना क्योंकि केसी का तो कुछ हो नहीं सकता, सिंपल बोलेंगे नो एक्सटर्नल फोर्स, कि अगर पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है देन केसी रिमेन कांस्टेंट, कि भाई केसी की वैल्यू क्या रहेगी, इसलिए आपकी कांस्टेंट रहेगी। मींस के डैश विल कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, कि जो के डैश होगा वो दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। तो जो भी आपने के डैश निकाला है हाफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये पूरा का पूरा जब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू आ गई, ये आपका हाफ कैंसिल हो गया, और मैक्सिमम कंप्रेशन की जो वैल्यू आ गई वो आपकी ये आ गई कि भाई वी नॉट तो बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई के इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम।
है ना, ये आपका मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। तो ए ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, सी आ गया, है ना, तो सी भी सही है ना, सी में ये सकता है। अब डी पे जाते हैं, व्हेन स्प्रिंग इज द स्टेट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन काइनेटिक एनर्जी इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम विल बी जीरो। बिल्कुल सही है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो के डैश तो कन्वर्ट हो चुका होगा ना, के डैश जीरो हो गया, और के डैश जीरो होके वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। केसी तो चेंज होता नहीं कभी भी, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, है ना, वो तो कांस्टेंट रहती है। तो क्या चीज कन्वर्ट होती है, के डैश कन्वर्ट होती है, तो इसका डी बी ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप तीनों सही मार्क करोगे तो विल गेट द 4 और 5 मार्क्स जो भी इसको अलॉटेड है एग्जाम में, वो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज किसी एग्जाम में पार्शियल मार्किंग भी होती है कि आपने ए से मार्क किया तो 1, सी से मार्क किया 2, डी भी मार्क कर दिया तो 4 मिल जाएंगे, लेकिन एक भी आपने गलत किया तो -1 हो जाएगा, है ना। तो पार्शियल मार्किंग का मतलब ये होता है सिर्फ करेक्ट टिक करने होते हैं। अगर किसी के बारे में श्योर आप नहीं हो तो उसको टिक ही मत करो, है ना, तो आप आ जाएगा इस तरह से। तो मेजर टेस्ट में आप समझ जाओगे, मेजर टेस्ट जब एडवांस का होगा तो विल गेट टू नो कैसे करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। लिख लो आप लोग सब लोग। तो इससे सब समझ में आ गया कि ये कैसे निकालते हैं, ये क्या है, ये क्या चीज है, एवरीथिंग, है ना, ये बात। हाँ, you can go for this question. सर स्लॉट मतलब क्या हुआ? स्लॉट ये है आपका, दिस इज स्लॉट, ये जो ओके सर। यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज गिवन एज एल, कि जहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है और ये जो बीच में स्लॉट बना हुआ है, दिस डिस्टेंस इज एल। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो ये कट हुआ और ड्रॉप करता करता ये ऐसे ऐसे जाता हुआ इसके अंदर चला गया, तो कार्ड कितना डिस्प्लेस हो जाएगा अगर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है तो। 46 आप प्रतीक के भाई हो? क्या सर? शैलेश कुमार, आप प्रतीक, आपके बड़े ब्रदर का नाम है प्रतीक, नाम है, क्या नाम है? मेरे ब्रदर का नाम तो कौशल है सर। हाँ, क्या नाम, पूरा नाम क्या था? कौशल सिंह। वो पेस में पढ़ते थे ना शायद, नहीं? नहीं, मेरे भैया का दोस्त है तुषार शर्मा, वो पढ़ते थे पेश में। अच्छा, तुषार शर्मा, तुषार बीच में बात कर रहे थे कभी वो। तुषार शर्मा, बिल्कुल सही है, समझ गया समझ गया। जो IIT रुड़की में है तुषार ना? यस सर।
हम्म, हाँ गौरव, योर आंसर इज करेक्ट। एंड चलस आपका भी सही आंसर है। हाँ आयशा, योर आंसर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली ऑल राइट। भाई ये तो सीधे फॉर्मूला है, देखो इतना लंबा चौड़ा इसमें स्टेटमेंट बोला गया है, तो इसका मैंने सीधे फॉर्मूला आपको लिखाया था रितिका रानी, और आंसर इज करेक्ट। इसका सीधे मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि जब भी वो मैन एंड प्लैंक वाला क्वेश्चन तो है ये, कि इस तरह से अगर कोई मैन है और ये किसी स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है ऐसे, तो प्लैंक कितना डिस्प्लेस होगा, उससे फर्क क्या पड़ता है। मैन अगर यहाँ से यहाँ पहुंच जाए वॉक करके, तो प्लैंक कितना पीछे जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपने यही तो पढ़ा था कि एम एक्स आर बाई एम प्लस एन, है ना। एक्स आर जो होती है उसमें होती है वो रिलेटिव डिस्टेंस होती है। तो अगर ये यहाँ पे बॉब ड्रॉप हुआ और ड्रॉप करते करते स्लॉट में चला गया, तो रिलेटिव डिस्टेंस तो इसने एल ट्रेवल की ना। तो जब ये इधर जाएगा तो कार्ड पीछे चला जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे रहना है, क्योंकि जो भी कोलिजन वगैरह वाला फोर्स है, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं। तो इसका आंसर आ गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ड जो होगा, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉब, उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल हो गया, बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो इससे आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। आ गया एक मिनट आंसर, एम एक्स आर बाई एम प्लस एम से, है ना। तो जो भी चीजें अभी तक इस चैप्टर में पढ़ी है ना, सारी आज आपकी रिवाइज हो जाएगी, हम इस तरह से कर सकते हैं। और जिन्होंने कुछ मिस किया हुआ है, वो चैनल पे जाके लेक्चर रिकॉर्डिंग देख लो, सारा मटेरियल डाला हुआ है ना, कि सारा अपडेटेड है आपका। या मुझे मैसेज कर देना तो मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ये आपका आ गया। चलो इसको करते हैं।
Navya and Gaurav, your answer is correct. हाँ, Ritika Rani, also your answer is correct. चलो, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, ध्यान से सब लोग देखना. फ्यू आंसर आई हैव गॉट, है ना. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको, एक फ्रेश पेज पे करता हूँ. यहाँ पे तो कंप्लीटेड हो जाएगा, तो आई विल शेयर इन ए फ्रेश पेज, है ना. देखो क्या है कि इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था आपको कि कोई भी रॉक या बॉम्ब जो भी ले लो आप इस तरह से, कि इस तरह से कोई रॉक है ना, ये अभी रेस्ट पे थी. कोई भी हम रॉक ले लेते हैं जो कि क्या थे, पहले बेसिकली आपकी रेस्ट पे थी. इसमें एक्सप्लोजन हो गया और ये 3 पार्ट में चले गई, 2 राइट एंगल पे चले गए. मतलब एक जो मास है, अगर मैं इसको 1 ले लूं, है ना, कि ये 1 kg का मास है, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चला गया, है ना, ये 1 kg वाला. तो दूसरा राइट एंगल चला गया है. इसका जो दूसरा पार्ट होगा, जिसका कि मास आपका 2 kg है, वो 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर गया, है ना. ये 8 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चला गया. दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एक को अगर मैं एक्स ले रहा हूँ तो दूसरे को वाई ले सकता हूँ. तो जो थर्ड पार्ट होगा उसका मास मुझे नहीं पता कितना है, कोई एम मास होगा, है ना. ये थर्ड पार्ट इस तरफ ऐसे चला जाएगा. इसकी स्पीड नोन है, वेलोसिटी वी वेक्टर हम ऐसा ले लेते हैं, है ना. स्पीड का मतलब हो जाएगा कि थर्ड पार्ट की जो स्पीड दी हुई है, इस स्पीड का मतलब वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट हैज बीन गिवन कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है. वेल, तो डायग्राम बना लिया. फिजिक्स में सबसे पहला काम होता है सिचुएशन जो भी होगा उसका डायग्राम बनाना. अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, है ना. तो वी का जो मॉड होगा वो कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 5 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो वी का मॉड आपका 5 मीटर पर सेकेंड आ गया. तो हम यहाँ पे लगा लेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन. वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना. हम बोलेंगे एक्सप्लोजन का जो भी फोर्स है ना, वो तो इंटरनल है, तो इस केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा ही नहीं. अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ होगा नहीं, तो मतलब पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल हो जाएगा. और नॉर्मली ये मोमेंटम वेक्टर होता है, तो वेक्टर फॉर्म में भी लगा सकते हो आप इसमें. तो पहले तो रेस्ट पे था, ये पहले पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो मोमेंटम कितना होगा, 0 हो जाएगा. अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मैं लिखूंगा मास इंटू वेलोसिटी, तो 1 इंटू 12. आप डायरेक्शन की वजह से इसको आई कैप लिख दो. ये आपका 8 है, ये आपका हो गया 2 इंटू 8. डायरेक्शन की वजह से आप जे कैप लिख दो. और थर्ड अननोन है, तो इसका मास ये है और वेलोसिटी वेक्टर आपका ये आ गया, है ना. तो थर्ड की वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगी, कितनी होगी, इसमें स्मॉल एम अननोन है लेकिन उसके टर्म्स में हम निकाल सकते हैं. तो थर्ड का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/n, तो बाहर आ गया. ये आपका आ गया 12 बाई कैप, निगेटिव निगेटिव साइन भी बाहर ले लेते हैं, तो सब चीजें माइनस हो जाएंगी, -16 जे कैप आ गया. ये आपका आ गया कि भाई जो थर्ड मास की वेलोसिटी वेक्टर होगी, वो तो होगा ही, ऑब्वियस बात है कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका आई भी नेगेटिव होगा, जे भी नेगेटिव होगा, है. तो ये आपका आ गया. अब इसने बोला है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, स्पीड मैग्नीट्यूड 5 है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि जब मैं इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, पहली बात तो एक साइन खत्म हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का अंडर रूट, और ये चीज 5 है ना. तो 12 स्क्वायर 16 स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है भाई,
कितना होता है? 400 हाँ, 20 हो जाता है क्या? 20। अच्छा 20 हो जाता है, यस। सही बात है। ये चीज 20 हो जाएगी तो मास की वैल्यू आ गई। तो 20/m = 5 आ गया, तो m की वैल्यू 4 kg आ गई। 4 kg टिक कर दो आप। तो कई बार हम वेक्टर फॉर्म में भी लगा लेते हैं चीजों को, एक्स और वाई कंपोनेंट। सर एम की वैल्यू 5 kg। अच्छा, अच्छा ये मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? अच्छा ये कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड? सो वेलोसिटी 4 है। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया है, वो ये 4 है, ये 4 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना। m की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 kg। 5 kg मीन्स ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। जहां पे आपने क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे सोल्यूशन लिख लो, है ना, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। है ना, तो 5 kg आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही करना है आपको, हमेशा देखना है कि क्या चीज अप्लाई करना है। डायग्राम बनाया, फिर क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्लोजन के केस में तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इस तरह से मोमेंटम कंजर्व करके जो दिया है उससे आपका आंसर आ गया। बहुत मुश्किल चीज नहीं है ये, बशर्ते कि हम सिस्टमेटिकली यूज करें, है ना। तो बैक टू द क्वेश्चन। ये आपका 5 kg है। हाँ, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। कोलिजन, एक्सप्लोजन, सब में मोमेंटम कंजर्व रहता है।
मतलब इसमें कोलिजन नाम लिखा हुआ है लेकिन कोलिजन का कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है इसमें। कोलिजन तो हम नेक्स्ट कल के क्लास में पढ़ेंगे। टुमारो विल टॉपिक विल बी द कोलिजन, मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे बिलियर्ड खेलते हैं ना, तो साइड में जब स्ट्राइक करो तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो एंगल आपको दिया हुआ है, तो उससे आपको बताना है कि रेशियो क्या होगा। Celeste Singh and Aisha, your answer is correct. Rekha Rani, your answer is correct. आर्यन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आ जाएगा। ऐसे बहुत इजी। हाँ गौरव, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। चलो, है ना, काफी लोगों के आंसर आ गए। सो आई विल एक्सप्लेन इट। डायग्राम बना लो यार, डायग्राम इज द की टू द फिजिक्स। फिजिक्स में डायग्राम बना लिया मतलब काम हो गया आपका। कोई ए बॉल है, आप बिलियर्ड की बॉल ले लो, मूविंग विथ किसी वेलोसिटी यू से मूव कर रही, यू दिया नहीं है, किसी बी से जाके इस तरह से बॉल से स्ट्राइक करती, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बी थोड़ा ऐसा साइड पे हो सकता है ना, बी बॉल रेस्ट पे थी, है ना, तो ए का जो मास है वो 4 है और बी का आपका जो मास है वो 1 है। तो जब साइड से जाके बिलियर्ड की बॉल स्ट्राइक करती है तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो कोलिजन के बाद एक बॉल आपकी इस तरफ चली जाती है ऐसे, है ना, ए बॉल जो है वो इधर चली गई विथ वेलोसिटी आपका v1, है ना, ये दिवस है, ए बॉल किसी v1 से चली गई और जो बी बॉल है वो स्ट्राइक करके इधर चली गई ऐसे, है ना, कि बी बॉल जो है वो स्ट्राइक करके बेसिकली आपका इस तरफ चली गई, है ना, दिस इज योर बी बॉल, ये आपकी किसी v2 से चली गई। और ये जो एंगल दिया हुआ है आपको, बीच में एंगल दिया हुआ है आपको कि इनिशियल डायरेक्शन से ये वाला जो एंगल बन रहा है दिस इज योर 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। अब आपको बताना है कि v1 और v2 का रेशियो क्या होगा सिर्फ, है ना, मास आपका 1 kg एंड 4 kg है, इसका मास आपका है 4 kg, इसका मास है 1 kg। तो आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो है कुछ, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बॉल ए अलोंग द वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग So 0. 0, वही तो की आ गया कि अलोंग वाई एक्सिस, है ना, वी कंजर्व मोमेंटम। एक्स एक्सिस के बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस में तो बहुत सारे अननोन्स हैं, है ना, अगर आपसे यू पूछा जाता तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाते, वो भी आ जाएगा, है ना, कि अगर ये चीजें आ गई है तो बाद में वो भी आ जाएगा। तो अलोंग वाई एक्सिस वी कंजर्व द मोमेंटम, तो हम बोलेंगे भाई इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस। हाँ गौरव सही है, 0 सही बोल रहा हूँ, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस तो 0 है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ है, वाई एक्सिस के लॉन्ग थोड़ी कुछ है,
अब फाइनल क्या होना चाहिए? अगर इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो V1 को रिजॉल्व कर दो, तो V1 का वर्टिकल कंपोनेंट V1 साइन 30 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्जैक्टली आपका 4V1 साइन 30, है ना। और ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस ले लोगे इसमें। ये आपका हो जाएगा 1V2 आपका साइन 60 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, है ना, कि मास इंटू वेलोसिटी होती है, लेकिन मैंने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया है। तो V1 का वर्टिकल कंपोनेंट हम जानते हैं V1 साइन 30 हो जाएगा, और इस V2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो V2 साइन 60 हो जाएगा। तो अगर इनिशियल जीरो होता तो फाइनल भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, माइनस डायरेक्शन की वजह से लगाया है। बस V1 V2 का रेशियो आ गया। इससे हम सॉल्व करेंगे तो V1 और V2 का जो रेशियो होगा वो आपका √3/4 आ जाएगा। तो चाहे आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाओ, वाई एक्सिस के लॉन्ग लगाओ सेपरेटली, या आई कैप जे कैप के टर्म्स में पूरा लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपको अप्रोच सही लगती है वो लगा सकते हैं, है ना। आई कैप जे कैप के टर्म्स में किसी प्लेन या किसी 3D में भी लगा सकते हैं इसे। भाई मोमेंटम कंजर्व है बस, तो उस तरह से हम कर सकते हैं इसे, है ना। कंजर्व इसलिए है बिकॉज कोलिजन एज एन इंटरनल फिनोमेना, कि कोलिजन में कुछ फोर्स लगेगा लेकिन वो जो फोर्स है वो इंटरनल होगा, है ना, कि जो फोर्स होगा वो इंटरनल है ना, ये फोर्स जो हो जाएगा वो इंटरनल हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलो इसको कर लेते हैं, ये भी ऐसे क्वेश्चन है, इसमें मोमेंटम से डायरेक्शन निकालनी है। सब क्वेश्चन समझते हुए चलो सर।
Chalice, your answer is correct. Gaurav, your answer is correct. हाँ, Ritika Rani, your answer is correct. सही है, सेम क्वेश्चन है। जिस कंसेप्ट पे आपने पहले किया वैसे ही करोगे इसको भी, डायग्राम बना के। हाँ, आयशा, योर आंसर इज करेक्ट। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे। देखो क्या था ना कि यहाँ पे ए रेस्ट पे है और बी इससे आके स्ट्राइक करता है ना, कि भाई ए और बी का जो मास है ना, ए तो रेस्ट पे है, इसका मास m1 हो गया, दिस इज ए, और इससे बी आके स्ट्राइक करता है जिसका कि मास m2 है, और इसकी वेलोसिटी आपकी v है। वही बात है, साइड वॉल स्ट्राइक करता है, कल हम पढ़ेंगे इसको हम ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। जब स्ट्रेट कोलिजन होता है हेड ऑन, दिस कोलिजन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक कोलिजन। तो क्या होता है, जैसे कोलाइड करता है तो जो बी मूव करता है वो v/2 से ऊपर चला जाता है सीधे ऐसे, कि आफ्टर कोलिजन जो बी का मोमेंट होता है वो वेलोसिटी हाफ से इस तरफ चला गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसने बोला अगर ऐसा हो गया तो ए जो मूव करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ए की वेलोसिटी अगर हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे v था, v/2 हो गया, सपोज दिस इज v', तो v' की डायरेक्शन जो होगी उसकी एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा ये बताना है।
व्हाट इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, उसी से उस पे सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे। तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, है ना। तो आपको तो जो भी कोलिजन हो रहा है वो तो इंटरनल फिनोमेना है, तो बिफोर एंड आफ्टर वी अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग सेपरेटली लगा लो, या एक्स आई कैप जे कैप के टर्म्स में भी लगा सकते हो, जो भी आपको मर्जी लगता है, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है उससे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक्स एंड वाई सेपरेटली लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं लगाता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो पहले मोमेंटम था वो m2 इंटू वी था, और अब कितना हो जाएगा, बी का तो मोमेंटम कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो वाई एक्सिस के लॉन्ग चला गया। वी डैश का कंपोनेंट इसके लॉन्ग आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वी डैश कॉस थीटा हो गया। तो एम टू वी इक्वल टू आपका आ गया m1, है ना, वी डैश कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अब बी से तो कोई मतलब है नहीं, ए का ही तो कंपोनेंट आ सकता है, लेकिन ए का एक कंपोनेंट ए भी है, दैट इज योर वी डैश साइन थीटा, है ना, क्योंकि इससे तो एंगल नहीं आएगा ना, क्योंकि m1 m2 भी अननोन है। तो हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लगा लेते हैं। आप चाहते तो एक्स आई कैप जे कैप का टर्म्स में लगा लेते हैं, लेकिन मैंने सेपरेटली लगा लिया। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ये तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है ना, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग तो 0 हो जाएगा। और अब बी का कितना हो गया, इसका मास आपका m2 है, और ये v/2 हो गया, और ये माइनस आ गया, माइनस ये आपका आ गया इसलिए आपका m1 इंटू वी डैश साइन थीटा, ये आपका आ गया, है ना। तो इससे सॉल्व करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका। अब देखो यहाँ से दो इक्वेशन आपकी आ गई, एक आपका आ गया m1 वी डैश साइन थीटा इक्वल टू m2 इंटू v/2 आ गया, और यहाँ से आपका m1 वी डैश कॉस थीटा इक्वल टू आपका m2 इंटू वी आ गया। वेरी गुड क्वेश्चन। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो कितने भी अननोन है सारे कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो m2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा ही तो आ गया खाली, क्योंकि आपको चाहिए। तो टेन थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, मीन्स थीटा की जो वैल्यू होगी वो टेन इनवर्स हाफ हो जाएगी। तो मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। मान लो अगर ये जो आपने एंगल चूज किया है ना, वो अगर हम वो आपका 90 आ जाता, तो सेम है, वो अगर एंगल जो है इस तरफ कहीं पे आ जाता, तो चेंज होके, है ना, कि 90 तो नहीं होता, मतलब ये एंगल 90 प्लस 180 अगर आ जाता तो सेम बी की तरफ चला जाता है ना। अगर 90 आ जाता तो उसके अपोजिट चला जाता, तो फर्स्ट टू तो है नहीं, इसमें जानबूझ के इसने माइनस लगाया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे ही आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हो बिफोर एंड आफ्टर एनी इवेंट। Event can be collision, event can be explosion, can be anything. तो यहाँ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आपका ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। हाँ, ये भी करेंगे अभी, थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें हम इसमें, फिर क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसमें। हाँ, ये की क्वेश्चन कर लीजिए वैसे, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा कमांड होना चाहिए। इसका अपने पास आंसर निकाल के डोंट सेंड द आंसर, तो ये आंसर तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। आंसर निकाल के डन लिख देना, फिर मेरे आंसर से चेक कर लेना।
जब आपका क्वेश्चन हो जाए ना तो डन लिख के भेज दो मुझे। ओके ओके, अभी चेक करता हूँ मैं। अभी मैं आंसर बताता हूँ इसका।
चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसे, है ना, थोड़ा सा इसमें एक चीज ध्यान देनी होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे इसने बोला हुआ है कि कोई कार्ट है, फ्लैट कार है ना, तो फ्लैट कार पहले बना लेते हैं, है ना, ऑब्वियसली बात है, कार है तो व्हील तो होगा ही, इसके 2 व्हील्स बना लेते हैं ऐसे। ये किसी स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है ना, और इसकी वेलोसिटी जो है वो इसने दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू v1। यहाँ पे एक चाइल्ड है ना, चाइल्ड का मास जो है वो इसने दिया हुआ है कि चाइल्ड का मास कुछ, हाँ, मास स्मॉल m और ये कैपिटल M, और ये पूरी की पूरी चीज जो है ना किसी v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है ना। अब इससे जब ये जंप कर जाएगा मैन विद रिस्पेक्ट टू u, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड देन क्या होगा, तो मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूं कि जैसे ये जंप करता है इससे, है ना, तो इसकी वेलोसिटी जो v1 पहले थी वो चेंज होके अब ये v2 हो जाती है ना, कि जैसे u से जंप करता है अब इसकी वेलोसिटी चेंज होके ये v2 हो जाती है। लेकिन पूरे प्रोसेस में जो भी जंपिंग है वो भी एक इंटरनल फिनोमेना होता है, लाइक कोलिजन, एक्सप्लोजन, तो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, p इनिशियल विल बी इक्वल टू द p फाइनल। अब ध्यान रखना जब भी हम ये अप्लाई करते हैं ना, तो हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम अप्लाई करते हैं, है ना। वैसे तो किसी फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना, एक मोमेंटम आप विथ रिस्पेक्ट टू कार लो और एक ग्राउंड को लो, सारे एक ही होने चाहिए। तो जैसे मैं इनिशियल मोमेंटम लूंगा तो दोनों चीजें v1 से मूव कर रही थी, तो स्मॉल m और कैपिटल M दोनों जो थे ये दोनों v1 से मूव कर रहे थे। अब फाइनली अब ये मैन जंप कर गया किसी u से, तो अगर आपने ये ले लिया कि इसका मोमेंटम mu होगा, तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। क्या लेना चाहिए मुझे, वे पहले तो सही है, m प्लस कैपिटल M इस v1 से जा रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम तो ये होगा। अब मैन अगर u से जंप कर गया है तो उसका मोमेंटम mu होगा, इसमें क्या गड़बड़ी है। So mu plus v1. हाँ, u प्लस v1 नहीं, u प्लस v2। सर v2 क्या है? v2 velocity of the car just after the jumping, velocity of the car just after jumping। जैसा प्लस करेंगे। हाँ, तो क्या होगा ना, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू है, लेकिन अगर वेलोसिटी जैसे ही जंप करेगा u से, इसकी वेलोसिटी इमीडिएट चेंज, v1 से उसको मतलब नहीं रह गया, वेलोसिटी v2 ले लोगे आप, तो यहाँ पे mu प्लस v2 होगा। ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने u प्लस v2 के लिए, क्योंकि u तो विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट है, लेकिन कार्ट भी तो v2 से आगे जा रहा था, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब वेलोसिटी लेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जैसे डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मोमेंटम ऑफ द मैन हम mu नहीं लिख सकते, हम mu प्लस v1 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि v1 तो पहले था, जैसे वो जंप कर गया वेलोसिटी तो चेंज होके v2 हो गई। तो ये तो मोमेंटम हो गया मैन का, है ना, कि इस टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरे टर्म को मोमेंटम ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, प्लस अब काट कर तो मोमेंटम लोगे, क्योंकि आप तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो इकट्ठे नहीं ले सकते, ये आपका कैपिटल M इंटू v2 हो जाएगा। तो यहां से v2 की वैल्यू आएगी, यहां से v2 की वैल्यू थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो v2 की वैल्यू आपकी यहां से आएगी। तो आप देखो कि यहां से क्या बच जाएगा आपका, अगर मैं v2 निकालूं यहां से, तो v2 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, m प्लस कैपिटल M इंटू v1, है ना, इससे माइनस हो जाएगा mu, और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे m इंटू v2 है, कैपिटल M इंटू v2 है, तो दोनों कॉमन होके m प्लस M दिस द करेक्ट आंसर। तो कितने लोगों का भाई ये आया था, सर यही आया मेरा तो। आया था, फिर सही है, सही लगाया आपने। आयशा ने भी रेज हैंड कर दिया, सही था ये आयशा, ये आपका आगे। तो ये चीज क्रिटिकल थोड़ा ध्यान रखना है कि मोमेंटम ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, और ये आपका मोमेंटम ऑफ द कार्ट हो गया, ये आपका हो गया मोमेंटम ऑफ कार्ट, है ना, कि मोमेंटम ऑफ द मैन एंड मोमेंटम ऑफ द कार्ट, ये आपका आ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये v2 निकाल लिया, एक तो आपने निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड नहीं निकालना है,
फाइनली कार की वेलोसिटी फाइनल ये होगी, V2 निकाल लिया हमने। एक बार V2 आ गया तो चाइल्ड की वेलोसिटी आ ही जाएगी। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड, ध्यान रखना अब इसमें u नहीं होगा, वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ द चाइल्ड जो हो जाएगी वो u प्लस V2 हो जाएगी। यहाँ से V2 की वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ध्यान रखना, जंपिंग वाला। भाई तीन ही कंसेप्ट हैं, कोलिजन, जंपिंग एंड एक्सप्लोजन एंड जर्क इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में कोई जर्क लग सकता है। हाँ, उसके भी क्वेश्चंस हमने कई किए थे और भी करेंगे आगे, है ना। तो ये मिस्टेक्स नहीं करना, ठीक है ना। ये आपका गैस। अब V2 की वैल्यू पुट करोगे जो भी आंसर, मैंने इसलिए नहीं बोला आंसर भेजो, बहुत लंबा है, टाइप करने में टाइम लग जाएगा। तो वेरीफाई कर लेना ये आंसर आपका आना चाहिए। तो थ्योरी से, न्यूमेरिकल से ही हम सीखते हैं। थ्योरी तो फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स की थ्योरी में 2 पेज में लिख दूं सारे फॉर्मूले वगैरह जो हैं, है ना, 2 पेज में आ जाएगा पूरे फॉर्मूले। तो 2 पेज से ज्यादा कुछ याद करने का थोड़ी है, बाकी तो एप्लीकेशन ही है। ये आपका आंसर, ये भी करेंगे पहले में। बाकी क्वेश्चंस कई जो मैं क्लास में नहीं करवा रहा हूँ ना, मैं आपको उसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो आप कर लेना, फिर डाउट्स होगा तो मेरे से पूछ लेना, या पहले इसको कर लो, बाद में इसको करना। गो फॉर दिस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपने किया हुआ है। सर सेकंड लाइन में स्टिक टू इट है। स्ट्राइक टू इट है। ओके, अब बताओ। हाँ बोलो बेटा। सेकंड लाइन में स्टिक टू इट है या स्ट्राइक टू इट? मूविंग हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी ऑफ द 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, स्ट्राइक द स्ट्राइक। तो सेकंड लाइन में मास ऑफ द बॉब इज आल्सो 10 kg, है ना। मैक्सिमम पेंडुलम एंड स्ट्राइक्स टू इट। स्ट्राइक्स लिखा है। अच्छा, स्टिक टू इट है, सॉरी सॉरी, ये स्ट्राइक नहीं है, दिस इज स्टिक टू इट, स्टिक टू इट, स्टिक हो जाएगा उससे।
हाँ चेक करवानी होगा आंसर इसका। दो लाइन है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, या वर्क डन बाय द वेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। एक ही बात होती है दोनों। हाँ शैलेश ठीक है आपकी। गौरव सही है आपका आंसर। ठीक है चलो, है ना। तो सही बता रहे हो, आंसर सही बता रहे हो। देखो इसमें कुछ नहीं होता बेटा, पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो कि जैसे ही जाके स्ट्राइक करेगा इसके अंदर स्टिक कर गया ये, तो स्टिक कर जाएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी अज्यूम कर लो आप। और चूंकि दोनों मास सेम है तो एम ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। मास सेम है तो एम ले लेते हैं। तो पहले मोमेंटम कितना होगा, सबसे पहले हम बोलेंगे पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल हो जाएगा। तो पहले मोमेंटम था एम इंटू वन, और अब आपका हो जाएगा एम प्लस एम, दोनों मास हो गए और वो वी से मूव कर रहे हैं। तो वी की वैल्यू जो होगी ना वो हाफ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और उसके बाद आपको डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब डिफ्लेक्ट होगा तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो ये हाइट का भी फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि एच की वैल्यू वी स्क्वायर बाई जी टू जी होती है। भाई एम जी एच ही तो में ही तो कन्वर्ट होगा ये, तो इससे एच की वैल्यू वी स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगी। यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू जी में वी की वैल्यू आप हाफ पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। इसमें इतना क्या सोचना है ना। कि हाफ क्या है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड एक्चुअली। अगर वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो बस आंसर आ गया। तो ये 1/4 आ गया, बाई 2 इंटू 10 आ गया, है ना। तो इससे आप सॉल्व कर लो, देखो कितना आपका आंसर आ रहा है। अच्छा सॉरी, वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मुझे क्यों लग रहा है। हाँ सही, तो 1 मीटर, ये 1 मीटर पर सेकेंड ही है ना। ये 1 मीटर पर सेकेंड ही है। ये आपका हाफ मीटर पर सेकेंड होगा, मतलब ये जो चीज होगी ये आपका 50 हो जाएगी। 50 का स्क्वायर कर लो आपस में, है ना। तो सेंटीमीटर में आपका आंसर जो आ जाएगा वो 1.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। क्योंकि 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। नहीं ये गलत किया मैंने, तो ये जी की वैल्यू फिर 10 नहीं ले सकते ना। आप यहाँ पे डाटा सही कर दो यार, एच की वैल्यू आप हाफ ही ले लो, वी स्क्वायर बाई टू जी, 2 इंटू आपका 10 हो गया। बस इससे सॉल्व कर लो आप। तो ये आपका जो एच आएगा वो मीटर में आ जाएगा।
तो 1/80 मीटर आ गया। 1/80 मीटर का मतलब 100/80 सेंटीमीटर। 100/80 सेंटीमीटर का मतलब 1.25 सेंटीमीटर। ये सही है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। तो बस ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हम कर सकते हैं इसे। एक बार सही आया था, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस थोड़े से प्रोसीड करना है, इसको भी सॉल्व करो जरा सा। इसके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगा, उसको जरूर करना है, और नहीं होगा तो मेरे से पूछना नेक्स्ट क्लास में कि मेरे सॉल्व नहीं हुआ। सेम ये स्टेप है मोमेंटम, और एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। इसी को ये कैपिटल एम स्मॉल एम के टर्म्स में दिया हुआ है इसमें। Shall I say your answer is correct? हाँ, Aisha, your answer is correct.
रितिका सही है आपका आंसर। गौरव सही है। सही है, सही, काफी हद तक सही कर रहे हो सारे क्वेश्चंस। भाई कुछ नहीं है, सेम ही तो अभी डिस्कस किया हमने कि हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, है ना, कि हम यहाँ पे सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, है ना, कि वी कंजर्व द मोमेंटम। भाई बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम, इसको थोड़ा सा बना लो आप। वो हैंग था वगैरह नहीं बनाते हैं, बस ये कैपिटल एम मास था, और एक बुलेट थी जिसका कि मास स्मॉल एम था। ये किसी वी से आके इससे कोलाइड करती है, लेकिन ये इसमें स्टिक नहीं करती है, बल्कि ये क्रॉस करके अब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v/2 हो गई, है ना। तो ये वाला जो ब्लॉक होगा ये आगे चला जाएगा किसी वी डैश से। विल कंजर्व द मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम आपका इसका था mv था, अब आपका हो जाएगा ब्लॉक का हो जाएगा कैपिटल M इंटू वी डैश, है ना, और स्मॉल m का आपका mv/2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि पहले क्या दोनों स्टिक कर जाते थे तो कॉमन वेलोसिटी से दोनों जाते थे। अब यहाँ पे ये एक तो वी डैश से मूव कर रहा है और इसको पियर्स करके ये चला गया आगे। कोई मास में लॉस नहीं होगा, है ना, कि मास में अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो स्मॉल m इंटू v/2 आ गया। तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू आ जाएगी कि भाई इस ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी होगी, जो कि बुलेट तो आगे चली गई, यही तो स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है। तो जो वी डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी mv/2 इंटू कैपिटल M, है ना। अब ये वी डैश वाला जो है ये उछल जाएगा जाके यहाँ पे पहुंच जाएगा इसे। ये कितने हाइट तक जाएगा आपको ये बताना है। तो एच की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी वी डैश स्क्वायर बाय 2g होगी, है ना। तो वी डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, है ना, कि वी डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। है ना, तो इससे बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो मोमेंटम और एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g आ गया एनर्जी से, कि भाई जो सपोज कैपिटल एम मास है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एम कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू वी स्क्वायर बाय 2g हो जाती है। या वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो, एक ही चीज होती है। तो इस नीचे क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं इसे, है ना। ऑलमोस्ट सेम है, कभी ये पूछ रहा है कभी ये पूछ रहा है। एक और इसमें क्वेश्चन आता है वो भी कर लो आप लास्ट, है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी मैं जो क्वेश्चन आपको ग्रुप में शेयर करूंगा उसको जरूर करना, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कोलिजन के साथ साथ मैं उसको भी पढ़ाऊंगा आपको। मेनली तो कोलिजन ही पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। वो क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करना आप। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
Yes, Ritika, your answer is correct. हाँ गौरव, सही है आपका आंसर। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं। कुछ नहीं था इसमें, भी वही चीज था। पहले मोमेंटम, मैं बाकी चीजें डायग्राम बाद में प्लॉट करता हूँ। पहले मैं सीधे लिख लेता हूँ कि भाई बुलेट का मास था 100 ग्राम, मीन 0.1 kg, मूविंग विथ 150। पहले मोमेंटम इतना था। बाद में जब दोनों स्टिक कर जाएंगे तो 2.9 प्लस 0.1 3 kg के हो जाएंगे। तो 2.9 प्लस 0.1 मूव कर लेंगे किसी भी से। पहले तो आप ये भी निकाल लो। हाँ, 90 आंसर इज करेक्ट, है ना। तो पहले तो हम ये v निकाल लेते हैं। तो v निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा v? 5. हाँ, v 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन शुरू होता है, तो v आ जाएगा तो h भी आ जाएगा। v स्क्वायर बाई 2g तो होता है, तो 5 इंटू 5/2 इंटू 10, है ना। तो ये 5/4 मीटर आ गया। 5/4 मीटर का मतलब 1.25 मीटर भी आ गया। अगर इसकी हाइट जो होगी 1.25 मीटर चली जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, क्योंकि आपको हाइट ही निकालना था। कई बार होता है हाइट निकालना होता है या वेलोसिटी निकालनी होती है स्टार्टिंग वाली। इसने बोला था कि भाई जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, तो बना लो ऐसे बॉब को आप, है ना। और इसकी लेंथ अगर एल है तो ये एंगल मुझे निकालना है, ठीक है। आ जाएगा ये। देखो, मुझे क्या चीज पता है, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन थी, इससे जो स्विंग करके गया था, ये हाइट मुझे पता है, ये एच पता है मुझे। तो ये एच तो हम जानते ही हैं। अगर हाइपोटेनस एल है तो ये वाला जो चीज होती है वो एल कॉस थीटा होती है ना। तो जो एच की वैल्यू होती है शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज एल माइनस एल कॉस थीटा। बस इससे सॉल्व कर लो, बस इसमें डाटा ही तो पुट करना है आपने। तो फाइनली आपने बोला कि एच की वैल्यू जो होगी वो एल माइनस एल कॉस थीटा होगी। तो एच तो आपका है 1.25, एल कॉमन ले लो तो 2.5 आ गया, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जो हो गई वो हाफ आ गई। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू भी हाफ आ गई, मीन्स थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, है ना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सर मैंने भी तो यही कहा था। आपने यही वाला भेजा था? नहीं, आपका नाम नहीं बोला क्या मैंने? यस सर। मैंने नाम नहीं बोला आपका? ओहो, नहीं बोला सर। क्या बात कर रहे हो। शैलेश सिंह गौरव, मैं कहीं ध्यान इधर उधर होगा मेरा। क्या नाम है आपका? सर शैलेश सिंह। अच्छा, शैलेश सिंह, भूल गया हूँ यार। नहीं, क्लियर पा गया होगा। तो सही आंसर है, थीटा इज 60 डिग्री सी, ठीक है ना। तो ये आज हमने थोड़ा सा मोमेंटम के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। तो वी हैव डन विद द मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हमने सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम एंड इम्पल्स के बारे में पढ़ लिया। तो आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कपल ऑफ क्लास में, 2 क्लास लगेगी,
विल कंप्लीट द कोलिजन। कोलिजन मैंने पहले ही बताया हुआ है, लेकिन वो जस्ट एज ए वर्क एनर्जी पावर के पार्ट में थोड़ा सा बताया हुआ है। अब मैं कंप्लीट करवाऊंगा पूरा ऑब्लिक एंड सारे तरह के जो कोलिजन्स होते हैं इन द व्यू ऑफ जी एडवांस्ड, है ना, तो उस तरह से कंप्लीट करेंगे, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you so much. बाय बाय।